हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, क्योंकि बीआर एक्ट ये जो यूनिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप प्रमोशन का पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते ही आते हैं दोस्तों। अगर जेईबी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेक्शन के पूछे जाते हैं। ये किस सेक्शन में आता है, ये किस सेक्शन में आता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। डीफ हो गया, आरबीआई जो एक्ट हो गया, जो पावर देता है, बैंक खोलने की अनुमति देता है, वो किस सेक्शन के तहत देता है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन कम से कम मैं आज आपको जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऐसे तो ये अगर टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं कम से कम 4 से 5 घंटे से ऊपर लग जाएगा पढ़ाने में, पूरा टॉपिक ख़त्म करने में। तो चलिए दोस्तों, इसी बात पे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंकिंग रेगुलेशन यूनिट में ये जान लेते हैं हम, इसका प्रिंसिपल जान लेते हैं कि बीआर की जो बीआर एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये आया आपका 1949 में। लेकिन इसके पहले फिर क्या था, जैसे ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में था तो इसके पहले क्या ऐसी चीज़ थी जो बैंकों को रन कर रही थी, ये समस्या आ रही थी, जब ताकि कि जो बीआर एक्ट है इसको लाने की जरूरत पड़ी। दोस्तों इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। देखिए, इसको जो सबसे पहला चीज है वो है आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद आता है कंपनी एक्ट और बीआर एक्ट। तो जो बीआर एक्ट 1949 के पहले थी वो कंपनी एक्ट चला रही थी, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसको देखते हुए बीआर एक्ट 1949 को लाना पड़ा। दोस्तों 1949 के पहले जो था वो कंपनी उसमें अप्लीकेबल थी जो चला रही थी ऑपरेशन को। उसमें लेकिन कुछ समस्याएं आ गई कि आप इससे ज़्यादा लेन देन नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ऑपरेशन आप नहीं कर सकते हैं। जो बैंकिंग का हेल्थ था वो एकदम से पुअर था, लिक्विडिटी बहुत कम थी। तो और उसके बाद बहुत सारे ऐसा रीजन थे इस एक्ट के कि जैसे कि अगर कस्टमर ये भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो हम पैसा जमा कर रहे हैं ये हमारा वापस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जो लिक्विडिटी थी बैंक की वो भी बहुत ख़राब थी, फ्रॉड होने के जो चांसेस थे वो ज़्यादा थे, और कोई गारंटी नहीं था कि हमारा जो पैसा है ये वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा अगर बैंक डूब जाता है या कुछ भी हो जाता है। और उस समय एक सिस्टम चलता था जमींदारी प्रथा, जो ज़्यादातर लोग जो थे वो उसी पर डिपेंड थे। और इसमें ये होता था कि जैसे जो हमारे रिचेस्ट पीपल है उनको ज़्यादातर लोन दे दिया जाता था, लेकिन जो गरीब तबका है उसके लिए समस्या आ जाती थी। तो हर तबके को बराबर करने के लिए जो हर सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर है, सब कुछ जितने सेक्टर हैं सबको बराबर करने के लिए जो अमीर है या गरीब है सबको एक निगाह से देखा जाए कि सबको लोन की आवश्यकता है तो सबको प्रोवाइड कराया जाए। इसीलिए बीआर एक्ट की ज़रूरत पड़ी उस समय। अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो जो इसका सेफ गार्ड है ये इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और बैंकिंग का जो डेवलपिंग जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था कि बैंक अगर डूब जाए तो उसको भी पैसा मिल जाएगा, उनका पैसा सेफ रखा हुआ है। और जो मॉनिटरिंग हो रही है, क्रेडिट पॉलिसी है, तमाम चीज़ें हैं वो एकदम से ध्यान में नेशन को देखते हुए कि जो गरीब का तबका, जो भी इसकी बात अभी मैं कर रहा था, प्रायोरिटीज ऑफ द नेशन, जैसे जो बड़े लोग हैं उनको भी लोन देना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको भी लोन प्रोवाइड करना। बाद में एनपीओ हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि इनका जो नेशन में है योगदान है वो ज़्यादा है, उनसे ही है जो हमारा नेशन है वो आगे बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि जो लार्जर हैं और जो स्मॉलर हैं दोनों को इस प्रायोरिटी पे रख के हम जो लोन प्रोवाइड कराया जाए। तो जो हमारा उद्देश्य बीआर का वही ये था कि ऑब्जेक्टिव था कि मतलब जो हर तबके के लोग हैं सबको आसानी से लोन प्रोवाइड हो जाए और ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, वहीं अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो अब क्वेश्चन बेस्ड करके मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं ऐसे सेक्शन लाइन बाय लाइन पढ़ाता जाऊँगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए याद करने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अब देखिए, बैंकिंग को जो डिफाइन किया गया था वो अंडर सेक्शन 5B के तहत 1949 बीआर एक्ट 1949 में किया गया था। उसमें यही डिफाइन किया गया कि जो हम पब्लिक से डिपॉजिट लेंगे और लोन
प्रोवाइड करेंगे, उसी बेसिस से फिर लोन हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो डिफाइन किया गया वो सेक्शन 5B ऑफ BR एक्ट 1949 में। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग प्रमोशन के PNB में आ चुका है, और ज़्यादातर जो बैंक के प्रमोशन एग्जाम में होते हैं ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं, किसी भी स्किल के लिए हो, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, या स्कूल 2 हो, सीनियर मैनेजर हो, सबके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वहीं पर हम बात करते हैं BR एक्ट 1949 का। RBI हैज द पावर टू इंस्पेक्शन ऑफ द बैंक। तो बैंक का जो इंस्पेक्शन की पावर दी गई है वो किस एक्ट के दी गई है RBI को? वो अंडर सेक्शन 35 ऑफ BR एक्ट 1949। देखिए दोस्तों, सेक्शन में आपको कंफ्यूजन मत होना है, क्योंकि गलती यही हो जाती है कि अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सेक्शन आ गया 32, 33, 34, 35, तो लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि सेक्शन सब एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ है। थोड़ा सा बस केवल डिफरेंस है उसमें यही कि जैसे कि बैंक को लाइसेंस दिया गया, अब ब्रांच खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया, तो ये दोनों सेक्शन अलग अलग आएंगे, लेकिन यही गलती आपसे एग्जाम में हो जाती है। तो इसको आपको रट लेना है एकदम दिमाग में, और पढ़ने का तरीका यही है कि आप कम से कम 10 से 12 बार इसको पढ़ लें, आपके दिमाग में फीड हो जाए। उसके बाद करते हैं डीफ अकाउंट। जो डीप फंड होता है, जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट होते हैं 10 साल से ऊपर। आप बैंक में अगर जॉब करते हैं तो आप उसमें देखे होंगे 10 साल से ऊपर जो पैसा हो जाता है, कोई लेन देन नहीं होता है, अनक्लेम्ड हो जाता है, कोई भी उसको क्लेम करने वाला नहीं है, तो अंडर सेक्शन 26A ऑफ BR एक्ट 1949 में ये डिफाइंड है। ये सारा पैसा फिर RBI को चला जाता है, और ये पैसा RBI फिर अपने जो जागरूक करने के लिए और तमाम जगह पैसा ये खर्च करती है। इसके बाद बात करते हैं BR एक्ट 1949। द पेड इंस्ट्रूमेंट में बी गिवन टू कस्टमर अंडर विच सेक्शन। तो दोस्तों किस सेक्शन के तहत कस्टमर अगर कोई भी पेड इंस्ट्रूमेंट है वो मांगता है तो आपको जो कॉपी है वो देनी पड़ेगी। तो ये 45Z ऑफ BR एक्ट है। देखिए दोस्तों, BR 45Z में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये जो 45ZAZB ये सेफ डिपॉजिट लॉकर नॉमिनेशन इससे भी रिलेटेड है, तो उसमें 8 से AB करके है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो 45Z ऑफ BR एक्ट में ये डिफाइन किया गया है। वहीं पर बात करते हैं किसी भी बैंक के चेयरमैन को, किसी भी बैंक के जो चेयरमैन है उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, वो किस सेक्शन के तहत में आता है? वो 36 ऑफ BR एक्ट 1949 के अंदर में आता है। किसी भी चेयरमैन को आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ BR एक्ट बैंक रिक्वायर्ड टू मेंटेन द SLR बैलेंस विद बैंक। देखिए दोस्तों, SLR बैंक को मेंटेन करना पड़ता है RBI के पास। अब जैसे CRR अलग है, वो क्या होता है? वो जो 4%, 4.5% चल रहा होता है, वो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है RBI के पास। वो सेक्शन है वो RBI एक्ट में दिया हुआ है। RBI एक्ट सेक्शन 42 CRR को मेंटेन करने के लिए, लेकिन SLR को मेंटेन करने के लिए सेक्शन 24 ऑफ BR एक्ट 1949 में वो दिया गया हुआ है। उसके बाद करते हैं अंडर सेक्शन ऑफ BR एक्ट RBI गिवन टू लाइसेंस टू बैंक। बैंकिंग ऑपरेशन के लिए बैंक को जो लाइसेंस दिया जाता है वो सेक्शन 22 में दिया जाता है। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, सारा सब कुछ पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ऐसा क्वेश्चन वाइज तैयार किया जाए कि आराम से आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद शाखा अगर खोलना है, कोई भी ब्रांच ओपन करनी है, तो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वो किस सेक्शन में है? वो सेक्शन 23 ऑफ BR एक्ट में है। उसके बाद अगर हम बात करें, ए बैंक कैन ग्रांट लोन अगेंस्ट देयर ओन शेयर। बैंक के पास जो अपना शेयर है उस पर भी लोन लेने के लिए नहीं दे सकती है लोन। बैंक अपने शेयर का कभी भी लोन दे नहीं सकती, वो सेक्शन 29 ऑफ BR एक्ट 1949। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, मैं आपको ऐसे पार्ट वाइज आपको हम वीडियो में बताते रहेंगे, और हर सेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा कि किस सेक्शन में क्या आता है। ऐसे अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, आपके लिए पढ़ने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मैं सोचा एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं, आप चलते चलते, घूमते घूमते, टहलते टहलते आप ये वीडियो आपसे देख लें और वीडियो की जानकारी ले लें BR एक्ट से संबंधित। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।